वो बिल्कुल पास बैठी थी, एकदम पास, इतने पास कि उसके शरीर की हर खुशबू उसे महसूस हो रही थी, बावजूद इसके कि वो खुले में बैठे थे। हवा भी चल रही थी, हवा जो बहा ले जा रही थी उसके आसपास का सब कुछ, हवा जो घनीभूत नहीं होने दे रही थी कुछ भी। उसके बाद भी उसे खुशबुएं आ रही थी या उसे भ्रम हो रहा था। ये खुशबुएं अतीत से तो नहीं आ रही, इतने सालों में तो खुशबुएं बदल जाती हैं। हर उम्र में शरीर अलग अलग तरह से महकता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अब भी सारी खुशबुएं वैसी की वैसी हैं, जबकि वो तो वैसी नहीं है, बिल्कुल भी वैसी नहीं है। वो दोनों शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर बैठे थे। ये जगह उसने ही अपने लिए खोजी है। यहां अक्सर वो आकर अकेला बैठता है, बैठा रहता है जब तक बैठना चाहता है। ये जो भीड़ का समय है, इसमें अब इस प्रकार की कुंवारी जगह बहुत कम बची हैं। धीरे धीरे इस पृथ्वी का सारा कुंवारापन समाप्त हो रहा है। आदम गंध से पृथ्वी की सारी कुंवारी जगह इन दिनों गंधाती बजबजाती हुई है। नकोर, अनछुई और स्पर्श से रहित जगह धरती पर अब तलाशनी पड़ती है। यह जो उसके हिस्से की पृथ्वी है, इस हिस्से का एक नाम भी है, एक शहर का नाम। इस हिस्से में शामिल है बहुत कुछ। केंद्र की ओर एक भीड़ जो सारा दिन कंक्रीट के आकारों में कैद रहती है। केंद्र से बाहर आने पर यह भीड़ छिछलने लगती है। भीड़ का दबाव केंद्र के पास ही बने रहने का है। परिधि के पास भीड़ का घनत्व बहुत कम है, और ये जो जगह है जहां बैठे हैं, ये परिधि के भी पार है। शहर जहां समाप्त हो जाता है, लेकिन ये जो समाप्त है, ये भी बहुत जल्द असमाप्त हो जाने वाला है। सारी पृथ्वी अब निशाने पर है। एक दिन सारी पृथ्वी को भूखंडों में बदल दिया जाएगा। सारे भूखंड बेच दिए जाएंगे। ये जो समय है, ये बेचने को तथा बिकने को उत्सुक रहता है। क्या बेच दिया जाए, क्या खरीद लिया जाए, के अलावा इस पूरे समय में अब और कुछ भी शेष नहीं है। ये दो प्रश्न ही जैसे अब सब कुछ बनकर रह गए हैं। इनके अलावा और कुछ बाकी नहीं है। उन क्षणों में वो अपने आप को वही पुराना वास्को डिगामा महसूस कर रहा था। लापता वास्को डिगामा। पता नहीं वास्को डिगामा ने खोजी हुई नई पृथ्वी को भोगा भी था या नहीं। हालांकि यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है कि वास्तव में वास्को डिगामा ने नई पृथ्वी को खोजा था या पृथ्वी ने नए वास्को डिगामा को। अगर पहले ही प्रश्न को सही समझा जाए तो वास्को डिगामा यदि उस खोजी हुई नई धरती या उस खोजी हुई नई जमीन को भोग नहीं पाया तो उसने उसे खोजा ही क्यों था। उस जमीन पर यदि उसने सबसे ऊंची जगह पर जाकर अपनी प्रेमिका के नर्म होठों का बहुत देर तक चुंबन नहीं लिया, पूरी रात चांद सितारों को दिखा दिखाकर दारू नहीं, शराब बेहतर शब्द है, शराब नहीं पी, पूरा दिन हरी घास पर उल्टा पेट के बल लेटकर वो किताबें नहीं पढ़ी जिन्हें वो पढ़ना चाहता था, और पढ़ते समय कुछ भी अच्छा पढ़ा जाने पर लेखक को इतना अच्छा लिखने के लिए दुनिया भर की गंदी गंदी गालियां चिल्लाकर नहीं दी, उतरती हुई पूरी शाम को लेटी हुई प्रेमिका पर अंग्रेजी का टी अक्षर बनाकर उल्टी करवट लेटते हुए उसकी नाभि पर अपना कान रखकर उसके पैरों के अंगूठों के बीच से सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए नहीं देखा, तो फिर उसने उस नई जमीन को खोजा ही क्यों था। ये सब नहीं करना था तो फिर
क्या बुरी थी वो जगह जहां वो अब तक रहता ही आया था। हम आखिर को अपने अधूरेपन को ही तो लेकर तलाशते हैं। नई जमीन, नई प्रेमिकाएं, नए प्रेमी। हर रिश्ता, हर जगह, हर शहर, हर देह अपनी अपनी परिधियों के साथ होते हैं। खोज हमेशा परिधि के पार की ही होती है। विशेषकर जगह और देह, इनमें तो परिधि का अतिक्रमण किए बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। ये जो अतिक्रमण है, यही तो अधूरेपन नाम के मर्ज की दवा है। देह के मामले में तयशुदा फॉर्मेट को तोड़कर अतिक्रमण कर बाहर निकल जाने की इच्छा अधूरापन बनकर पैरों में बस जाती है और फिर हमें देह देह भटकाती फिरती है। जैसे यही जो बैठी है उसके पास, इतने पास। वो चाहता था कि इसके इतना पास बैठे, मगर वो समय का दूसरा हिस्सा था जिसमें वो ऐसा चाहता था। ये समय का दूसरा हिस्सा है। समय के इस हिस्से में, या उस हिस्से में कहूं तो बेहतर है कि उस हिस्से में वो वास्को डिगामा था और चाहता था खोज करना बहुत सी अनदेखी जमीनों की। अब तो बहुत दिन हुए उस वास्को डिगामा से मुलाकात ही नहीं हुई। वो वास्को डिगामा जो खोजना और भोगना दोनों चाहता था, वो खोज कर छोड़ देना नहीं चाहता था। वो अकारण एक नाव लेकर नहीं निकल पड़ता था कि चलो आज कुछ खोज कर आते हैं। ये जो नील नदी इस समय ठीक पास बैठी है, ये भी उस लापता वास्को डिगामो की आंखों में सपने के पहले अखों की तरह कभी फूटी थी। चुप क्यों हो? नील नदी ने यहां आने के बाद पहली बार इन 3 शब्दों के रूप में एक छोटा सा प्रश्नवाचक वाक्य कहा। प्रश्नों को पता कहां होता है कि वे भले ही 3 या 4 शब्दों से मिलकर बने हैं, एक छोटे से वाक्य के रूप में आ रहे हैं, किंतु उत्तर देने में कभी कभी पूरा जीवन भी बीत सकता है। जैसे यही प्रश्न जो नील नदी ने लापता वास्को डिगामा से पूछा था, चुप क्यों हो? यह इतना सीधा और सरल प्रश्न है भला। इसका एक टालने वाला उत्तर तो बस 2 शब्दों में दिया जा सकता है, यूं ही। मगर यह उत्तर नहीं होगा। यह तो घुमा फिराकर यह कहना है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। चुप का कारण भला एक समय में स्थिर रहा है। वो तो इतिहास से लेकर अनंत भविष्य तक फैला रहता है, असीम होता है। नील नदी ने प्रश्न पूछकर उसे मानो हवा में छोड़ दिया था। उसे भी शायद पता था कि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आएगा, या शायद वो भी इस प्रश्न का उत्तर सुनना नहीं चाहती थी। ये जगह मैंने खोजी है। प्रश्न के उत्तर की सुविधा की बजाय एक सुविधाजनक वाक्य उसने बनाया। उसे लगा कि नील नदी इस बात पर मुस्कुराएगी, मगर नील नदी नहीं मुस्कुराई। बस आंखें उठाकर आसपास उस जगह को देखा जहां वो दोनों थे, उस पूरी तरह से सुनसान जगह को। क्यों? नील नदी ने इस बार प्रश्न को और छोटा तथा और जटिल कर दिया। क्यों? प्रश्नों का छोटा होते चले जाना उनके उत्तरों को और कठिन करता जाता है। अंत में एक समय ऐसा भी आता है जब प्रश्न शब्दों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। तब ये प्रश्न केवल बॉडी लैंग्वेज से व्यक्त होते हैं, लेकिन व्यक्त होकर भी अव्यक्त ही रहते हैं अगर आपको ये कूट भाषा नहीं आती। कितने दिनों के लिए आई हो? उसे लगा कि नील नदी उसे परेशान करने के लिए ही प्रश्न दर प्रश्न सामने आ रही है। इसलिए उसने भी सोच समझकर एक प्रश्न गिने चुने 7 शब्दों से बनाकर प्रस्तुत कर दिया। हालांकि यह प्रश्न केवल 6 शब्दों का भी हो सकता था, अंत में यदि तुम शब्द को नहीं लगाया जाता।
तो केवल दो लोगों के बीच चल रहे संवाद में आसानी से काम चल सकता था। मगर उसने तुम शब्द लगाया, बल्कि उसे ऐसा लगा कि उसने इस तुम शब्द के लिए ही पूरा वाक्य बनाया है। वो उसे तुम कहना चाहता था। फिर से तुम शब्द कनेक्ट करता है। तुम की ध्वनि शुद्ध रूप से प्रेम के लिए बनी है। वो इस ध्वनि को फिर से महसूस करना चाहता था। तुम, ये शब्द नील नदी के स्थिर पानी में पत्थर की तरह गिरेगा, ये उसे मालूम था। नील नदी ने आंखें उठाकर देखा था। उसने बरसों बाद उन आंखों में देखा था, उन आंखों में जिनमें समय के साथ किसी विशेष हिस्से में नील नदी लहराती थी, और इसी नील नदी को वो उस समय महसूस ना चाहता था। वास्को डी गामा बरसों पहले मालिंदी से नील नदी और नील नदी से होते हुए पिरामिडों तक पहुंचना चाहता था, और वहां से आगे वहां तक भी जहां नील नदी का डेल्टा है। वो नील नदी के डेल्टा वन में भटकना चाहता था, भटक पर खो जाना चाहता था। मेडिटेरेनियन सी में समाती हुई नील नदी जहां दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, शायद वहीं पहुंचना चाहता था। मालिंदी से तुम्हें पश्चिम की तरफ बढ़ना था, डेल्टा उसी दिशा में था, मगर तुम पूर्व में बढ़ गए, कालीकट की तरफ। क्यों? इस बार का प्रश्न दो हिस्सों में बटा था। पहला हिस्सा शिकायत के साथ सूचनात्मक, और दूसरा प्रश्न, नील नदी। यह प्रश्न तो नील नदी का है। नील नदी इस प्रकार का प्रश्न कैसे पूछ सकती है, और इस प्रश्न का कोई उत्तर हो भी कैसे सकता है? दिशा निर्धारण एक तात्कालिक प्रक्रिया है, जिसके बारे में कोई भी उत्तर बहुत समय बीत जाने के बाद किस प्रकार दिया जा सकता है। जो तात्कालिक है वो उसी समय से संबद्ध होता है। कई बार यह प्रत्युत्पन्नति का परिणाम होता है, लेकिन कुछ प्रश्न असल में दिखते तो प्रश्न ही हैं, लेकिन उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। घर में कैसे हैं सब? तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे? देखकर तो लग रहा है कि उसकी बात बीच में ही छूट गई, क्योंकि ठीक यहीं पर नील नदी ने आंखें उठाकर देखा। आंखें जिनमें कही जा रही बात के प्रति विरोध दिखाई दे रहा था। वो चुप हो गया। इस बार नील नदी देखती ही रही। उसने भी नील नदी को देखा, उस नील नदी को जो एकदम थिर दिखाई दे रही थी। नदी के पानी को समेटकर बहती हुई आंखें। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, ऐसी कि देखो तो देखो, ना देखना हो तो मत देखो, ना देखना हो तो दिखती भी नहीं। नील नदी ने अपना हैंडबैग खोलकर उसमें कुछ तलाशना शुरू कर दिया। चेहरे पर खोज के भाव आ जा रहे थे। हैंडबैग इतना बड़ा भी नहीं था कि उसमें तलाश की जा रही किसी चीज को पाने में इतना समय लगे। कई बार हम जानबूझकर तलाशी जा रही चीजों का महत्व बढ़ाने के लिए तलाश का समय बढ़ा देते हैं। अन्यथा तो जब वस्तु रखी जा रही होती है तभी दिमाग में बस जाता है कि वो यहां रखी हुई है। नील नदी कुछ झुंझलाते हुए बैग में उस चीज को तलाश रही थी। उसे लगा कि तलाशने की इस प्रक्रिया में नील नदी चोर नजरों से उसकी तरफ भी देखती जा रही है कि वो इस तलाशे जाने की पूरी प्रक्रिया को देख रहा है अथवा नहीं। इस कारण उसके लिए जरूरी हो गया था कि वो नील नदी की तरफ देखता रहे। कुछ देर की तलाश के बाद नील नदी की आंखों में चमक आई और उसने बैग से एक लाइटर और सिगरेट का पैकेट निकाला। दोनों चीजें एक लाल रेशमी डोरी से बंधी हुई थी, उपहार की तरह। नील नदी ने वो पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। उसने पैकेट ले लिया।
कुछ देर पहले सिगरेट फूंक चुके होठों के चुम्बन से ज्यादा स्वादिष्ट पृथ्वी पर कोई दूसरी चीज नहीं है। उसने पैकेट हाथ में लेकर मानो अपने आप से ही बुदबुदाते हुए कहा। कॉलेज के दिनों में उसने एक दिन ये बात कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिख दी थी और नीचे अपना नाम भी खोजकर्ता के रूप में लिख दिया था। बाद में इसको लेकर बहुत तूफान उठा था। उसका नाम कॉलेज से कटते कटते बचा था। उसके द्वारा कही गई बात ने नील नदी को असहज कर दिया। वो दूसरी तरफ देखने लगी। होता है कई बार ऐसा कि अचानक आपके अंदर की इच्छा या सच आपके सामने आ जाए तो वो आपको असहज कर देता है। उसने कहना चाहा कि अब मैं सिगरेट नहीं पीता, बहुत पहले छोड़ चुका हूं, मगर रुक गया कहते कहते। नील नदी तो टाइम ट्रेवलर है। वो किसी दूसरे समय से आई है, उस समय से जब वो धड़ल्ले से सिगरेट पर सिगरेट फूंकता था। यदि उसने नील नदी को सिगरेट छोड़ दिए जाने वाली सूचना दे दी तो कहीं नील नदी की ये समय यात्रा ही व्यर्थ ना हो जाए। अंतराल कितनी सारी चीजों को, बातों को समाप्त कर देता है। अंतराल के उस तरफ जहां से नील नदी आई है वहां से यहां तक सब कुछ बदल चुका है। उसने सिगरेट का पैकेट खोला, एक सिगरेट निकालकर होठों से लगा ली। बहुत दिनों बाद होठों ने उस छुअन को महसूस किया। लाइटर से सिगरेट जलाते हुए उसने नील नदी को देखा जो अब तक दूसरी दिशा में देख रही थी। सिगरेट का धुआं अंदर गया तो उसे हल्की सी खांसी आई। अभ्यास जो छूट गया है अब इसका। उसकी खांसी पर नील नदी ने उसकी तरफ देखा। आंखों में अचरज भरा हुआ था। बाल इतने सफेद कैसे हो गए? इतनी तो उम्र नहीं हुई अभी तुम्हारी। नील नदी ने एक साथ दो प्रश्न किए। ये प्रश्न शायद आज के नहीं है। ये प्रश्न लगभग 20-25 साल पहले के किसी समय में रुके हुए प्रश्न हैं। चूंकि रुके हुए हैं इसलिए नील नदी ने औपचारिकता पूरी करने के लिए इनको पूछ लिया है। यदि नील नदी 20 से 25 साल पहले आती तो ये प्रश्न बहुत सामयिक होते, लेकिन अब तो इन दोनों प्रश्नों के भी कोई उत्तर नहीं थे। यह बात पूछने वाले को भी पता थी कि इन दोनों प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर नहीं आने वाला है। वो चुपचाप सिगरेट फूंकता रहा। पुराना प्रेम होठों से लगकर गुजर रहा था। असल में हम जब भी किसी काम को बार बार करते हैं तो वास्तव में हम किसी पुराने के प्रेम में पड़े होते हैं। पुराना शब्द हमें दोहराव के फेर में डाल देता है, जालता रहता है। किसी बीत चुके समय के मोह में फंसे हम बार बार दोहराते हैं उस सब को जो हम उस समय में करते थे। भूल जाते हैं कि समय, स्थान और पात्र इन तीनों से मिलकर ही कोई घटना बनती है, घटना जो स्मृति बन जाती है। बाद में हम जब भी उस घटना को दोहराने की कोशिश करते हैं तो तीन में से कोई ना कोई मिसिंग होता है। उसके द्वारा खोजी गई वो निर्जन जगह सिगरेट के धुएं से भर रही थी। हवा भी थम गई थी, इसलिए सिगरेट का धुआं उन दोनों के आसपास ही सघन हो रहा था। उसने सिगरेट के पूरा होते ही उसके टोटे को संभाल कर नीचे जमीन पर रख दिया। उसकी पुरानी आदत सिगरेट के टोटे को नहीं मसलने की, इसमें उसे हिंसा प्रतीत होती थी। वो जो आपका हिस्सा था उसके बीत जाने के बाद उसे मसलना हिंसा ही तो है। अचानक नील नदी पलटी और उसके सिगरेट की गर्मी से गर्म होठों को अपने होठों में ले लिया। यह नील नदी का सिगरेट पीने का अपना तरीका था।
नील नदी की जबान कोने कोने में धुएं के अंश तलाश रही थी। उस खोजी गई जगह पर उस समय सब कुछ स्थिर हो गया था। नील नदी धुएं के एक एक कतरे को पी रही थी। वो पीछे दोनों हाथ टिकाए अपने सिर को थोड़ा ऊपर आसमान की तरफ किए स्थिर बैठा था, आंखें बंद किए। महसूस कर रहा था उस लापता वास्को डिगामा को, जिसे कुछ देर पहले फूंकी गई सिगरेट ने उसके अंदर ही होने के संकेत दे दिए थे। और अब नील नदी द्वारा इस परोक्ष सिगरेट पीने के चलते वो वास्को डिगामा देह पा रहा था। असल में तो हमारी देह भी उन चीजों की तरह होती है जिन्हें हम कहीं रख कर भूल चुके होते हैं। बाद में हम बस ये सोचकर अपने को तसल्ली देते रहते हैं कि वो चीज खो गई है और अब ढूंढने से मिलने वाली नहीं है। वास्तव में तो हमें पता होता है कि वो चीज कहां रखी है। हम ढूंढने से नहीं डरते हैं, हम तो मिल जाने से डरते हैं। देह भी ऐसी ही चीज है जिसे हम एक समय के बाद तलाशना ही नहीं चाहते। कोई भी चीज कभी खोती नहीं है, जो है वो खो ही नहीं सकता। असल में तो खोना एक असत्य शब्द है। नील नदी जब सिगरेट के आखिरी कतरे को पीकर हटी तो वास्को डिगामा को पूरी तरह जिंदा करके हटी थी। लापता वास्को डिगामा असल में तो लापता था ही नहीं, वो तो वहीं था जो नहीं होता तो इतनी जल्दी कैसे आ जाता। केप ऑफ गुड होप, नील नदी ने बुदबुदाते हुए कहा। केप ऑफ गुड होप, जिसे वास्को डिगामा ने चुना था अपने लिए, क्योंकि वो मेडिटेरेनियन सी और अरेबियन सी के खतरों से बचते हुए जाना चाहता था। अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप को छूते हुए, जो अफ्रीका महाद्वीप का दूरस्थ दक्षिणी हिस्सा है, अटलांटिक महासागर में अंदर तक घुसा हुआ। यह नाम पुर्तगाल के राजा किंग जॉन द्वितीय ने दिया था, अच्छी आशा का अंतरीप, क्योंकि यह वास्को डिगामा द्वारा की जाने वाली नई धरती की खोज की राह में सबसे बड़ी आशा थी। तुमने सिगरेट पीना क्यों छोड़ दिया? नील नदी ने एक बार फिर प्रश्न किया। यह भी बिना उत्तर वाला प्रश्न था। कुछ प्रश्न ऐसे ही होते हैं जिन्हें हम उत्तर के लिए नहीं पूछते, बल्कि उसे परेशान करने के लिए पूछते हैं जिससे पूछा जा रहा है। नील नदी सिगरेट के कतरों को पी जाने के बाद कुछ आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही थी। यह आत्मविश्वास उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रहा था। अचानक उसे याद आया कि उसकी जेब में भी कुछ है। उसने बैठे हुए ही एक तरफ झुकते हुए पैंट की जेब में हाथ डाला और जेब में रखी 5 स्टार चॉकलेट निकाल ली। कभी यह नील नदी को बहुत पसंद हुआ करती थी। जिस प्रकार अभी नील नदी ने सिगरेट पी है, वो भी इसी प्रकार कभी 5 स्टार खाया करता था। उसने 5 स्टार निकालकर नील नदी की तरफ बढ़ाई। अरे अब कहां, इन चीजों का स्वाद तो समय के साथ ही चला जाता है। ये कोई सिगरेट या शराब थोड़ी ही है कि उम्र भर एक सा ही स्वाद देगी। पसंद और लत में फर्क होता है। पसंद समय के साथ छूट जाती है, बदल जाती है, मगर लत ना बदलती है ना छूटती है। वो छूट छूट कर फिर जुड़ती रहती है। नील नदी ने बहुत सारी बातें एक साथ कह दी, मगर 5 स्टार को ले लिया और लेकर अपने बैग में डाल दिया। वास्को डिगामा पूछना चाह रहा था कि वो उसके लिए क्या है, पसंद या लत, मगर पूछ नहीं पा रहा था।
नील नदी समय के जिस अंतराल को पार करके आई थी, वो अंतराल अच्छा खासा था। बीच में जीवन बहुत बहुत बीत गया था। वास्को डी गामा का समझ ही नहीं आ रहा था कि वो नील नदी से किस प्रकार बातें करे, अभी के समय में खड़े होकर या फिर उस समय में खड़े होकर जब नील नदी 5 स्टार चॉकलेट खाती थी और उसे भी खिलाती थी। मेडिटेरेनियन सी में से होकर जाने का खतरा था, इसलिए मैंने वहां से जाने की बजाय अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाने का निर्णय लिया था। उसने चॉकलेट को बैग में जाते देखा तो कुछ उदास स्वर में कहा। उसके स्वर की उदासी को शायद नील नदी ने भी महसूस किया था, इसलिए नील नदी के शरीर में अचानक आया हुआ तनाव कुछ कम हो गया था। वो बताना चाहता था नील नदी को कि वो तो आना चाहता था, लेकिन जिब्राल्टर जल संधि से होकर मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आना बहुत खतरनाक था। उसके सामने अपने और सपने में से किसी एक को चुनने का विकल्प था, और उसने सपने के स्थान पर अपने को चुन लिया था। खतरा ना हो तो खोजने का अर्थ ही क्या है? जहां खतरा होगा वहीं तो कुछ ऐसा मिलेगा जो अनखोजा होगा। बिना खतरे वाले रास्ते पर जाने का विकल्प तुम्हारा अपना था, वो तुम्हारा निर्णय था, मेरा नहीं। नदी का कोई निर्णय नहीं होता, उसके पास विकल्प भी नहीं होते हैं। उसका एक सिरा पृथ्वी की कोख में घुसा होता है और दूसरा समुद्र में फैला हुआ होता है। बस यही कहानी होती है उसकी। नील नदी की आवाज कांप रही थी। शायद नील नदी भी उदास हो गई थी। जहां वो दोनों बैठे थे, वो जगह शाम के धुंधलके में घिर रही थी। सूरज कुछ देर पहले पृथ्वी के दूसरे सिरे पर जा चुका था, या यूं कहें कि पृथ्वी का दूसरा हिस्सा घूमकर सूरज के सामने आ चुका था। यह हिस्सा धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। वास्को डी गामा को याद आया कि वो नील नदी के डेल्टा तक जाना चाहता था बरसों पहले, मगर हर बार बस रुक गया था, रोक दिया जाता था। हर बार लौटाता था, लौटा दिया जाता था। नील नदी चाहती थी यात्री बनकर मत आओ, समुद्र बनकर आओ। नील नदी किसी पथिक की देह पर डेल्टा नहीं बनाएगी, वो समुद्र की देह पर ही डेल्टा बनाएगी। ऐसे समुद्र की देह पर जो नितांत उसका अपना होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार मेडिटेरेनियन सी उसका अपना है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ उसके हिस्से का एक छोटा सा समुद्र। हर नदी अपने हिस्से का समुद्र चाहती है, लेकिन वास्को डी गामा केवल यात्री की तरह नील नदी के डेल्टा तक पहुंचना चाहता था। नदी ने मना कर दिया। वास्को डी गामा कालीकट पहुंच गया। शहर से बाहर का वो निर्जन इस समय दो भटके हुए यात्रियों के इस एक बार फिर से मिलने को देख रहा था। वास्को डी गामा और नील नदी। शाम का धुंधलका रात के अंधेरे में बदल रहा था। जहां वो दोनों बैठे थे, वो सतह से ऊपर एक टीला था। टीले का शिखर समतल था। नीचे कुछ दूरी पर वास्को डी गामा की काली एसयूवी खड़ी थी, जिससे वो दोनों यहां तक आए थे। दूर शहर की झिलमिलाती लाइटें टीले को अर्धचंद्राकार घेरते हुए जगाने लगी थी। कुछ दूरी पर स्थित हाईवे से रोशनी की कतार के समान वाहन हेडलाइट जलाते हुए गुजर रहे थे। वास्को डी गामा को याद आ रहा था बरसों पहले, जब उसने सिगरेट का धुआं पीती हुई नील नदी में उतरना चाहा था, तो रोक दिया था नील नदी ने। उसके लिए आश्चर्यजनक था ये रोकना। नील नदी जो उसके धुएं को अपने होठों से समेटती थी, उसने रोक दिया था।
वास्को डी गामा यात्री था। हर पुरुष अंततः एक यात्री ही होता है जो गुजर जाना चाहता था हर जगह से। वो हर जगह अपने निशान छोड़ना चाहता था। मुझे चखाओ जरा वो पृथ्वी की सबसे स्वादिष्ट डिश। एक दिन ऐसे ही उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी नील नदी। बात उसके द्वारा कॉलेज में वो सिगरेट और चुम्बन वाली बात लिखने के कुछ दिनों बाद की थी। वो कॉलेज के पीछे शीशम के उस बड़े से दरख्त की आड़ में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। सिगरेट फूंकने की वो जगह भी उसने खोजी थी। वहां कोई आता जाता नहीं था। बेफिक्री से सिगरेट फूंक कर वो वापस कॉलेज में लौट आता था। नील नदी से उसका कोई परिचय नहीं था। बस ये था कि एक ही कॉलेज होने के कारण आते जाते अक्सर एक दूसरे का चेहरा दिख जाता था। कई सारे चेहरों में वो दोनों भी एक दूसरे के लिए चेहरे थे, बिना नाम वाले। सिगरेट आदि फूंकी जा चुकी थी और नील नदी उसके ठीक सामने खड़ी थी, पी जा चुकी सिगरेट को पीने के लिए। वो शीशम के पेड़ के पर पीठ टिकाए खड़ा था, खड़ा ही रह गया और नील नदी के होठों ने उसके होठों को अपने अंदर समेट लिया था, गहरे और गहरे। आज की तरह उस दिन भी उसने पेड़ से हाथ टिकाकर अपने सिर को आसमान की तरफ उठा दिया था। पी जा चुकी सिगरेट का एक एक कतरा खींचकर नील नदी जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से चली भी गई थी। पुर्तगाल से इजिप्ट तो बस पास ही था। 3-4 हजार किलोमीटर भी कोई दूरी होती है। मगर तुमको तो कालीकट जाना था। तुम जाना ही वहां चाहते थे। तुम कभी मुझ तक आना ही नहीं चाहते थे। तुम्हारे अपने लालच थे जो तुमको कालीकट ले जा रहे थे। तुम्हें पश्चिम में जोड़ना था और तुम पूर्व की तरफ मुड़ गए। नील नदी ने अंततः वो बात कह दी जो वो नहीं सुनना चाहता था। अब तो उस बात को भी बरसों बीत गए। इतने समय के बाद अब तो लगता है जैसे वो किसी दूसरे युग की बात है। एक झटका लेकर उसने अपनी नाव को उस दिशा में मोड़ दिया था जो उसे नील नदी से दूर ले जाती थी। पीछे नील नदी प्रतीक्षा में बहती रही और वो मालिंदी से हिंद महासागर में मुड़ गया। हिंद महासागर में जहां से होकर उसे कालीकट पहुंचना था। वह व्यापारी हो गया था। इसमें उसका भी कोई दोष नहीं था। हर पुरुष अंततः व्यापारी हो ही जाता है और व्यापार के अपने गणित होते हैं। उसे कालीकट पहुंचना था और वो पहुंच गया। और आज बरसों बाद नील नदी चली आई है उसकी दुनिया में। पुराना प्रेम जब बरसों बाद लौटता है तो पिछला सब कुछ भूल कर लौटता है। सारी कड़वाहट को अतीत बनाकर लौटता है। वो उस समय से केवल वो सब चुनकर लौटता है जो अच्छा था। वो उस अच्छे को ही फिर से जीने के लिए लौटता है। सुख के कुछ लम्हों को फिर तलाशने के लिए ये सब बरसों से होता चला आ रहा है। हम लौटते हैं, तलाशते हैं, फिर चले जाते हैं। नील नदी के इस आने में उसे कोई कड़वाहट अभी तक दिखाई नहीं दी थी। हां, शिकायत थी जो होना बिल्कुल वाजिब थी। वास्को डी गामा इन शिकायतों के लिए तैयार था। नहीं, ये गलत है। ऐसे ही किसी दिन शीशम के पेड़ के नीचे तो नहीं, लेकिन कहीं और सिगरेट का धुआं समेटती नील नदी ने बहुत कठोरता के साथ कहा था। क्या गलत है? वास्को डी गामा ने प्रश्न किया था। इस प्रश्न में क्या शब्द दो अर्थ उत्पन्न करने वाला शब्द था। दोनों अर्थ पूरे वाक्य का अर्थ बदल रहे थे।
नील नदी ने दोनों अर्थों में से किसी भी अर्थ में उत्तर नहीं दिया था उस दिन। नील नदी उसके लिए रहस्यमय होती जा रही थी उन दिनों। एक किनारे से देखता तो खुलकर बहती हुई नदी दिखाई देती थी, उन्मुक्त। दूसरे किनारे से देखता तो किनारों में सिमटती हुई दिखाई देती थी। नील नदी ने अपने बैग को खोला और उसमें से 5 स्टार चॉकलेट निकाल ली। रैपर खोलकर एक टुकड़ा अपने दांतों से काटा और खाने लगी। वास्को डिगामा उसे कुछ देर तक देखता रहा। रात गहरा चुकी थी, इसलिए अब बस देखने के लिए बाकायदा प्रयत्न करना पड़ रहा था। नील नदी बेफिक्री से, लापरवाही से चॉकलेट खा रही थी। अचानक नील नदी को देखता हुआ वास्को डिगामा उसकी ओर झुका और झुककर अपने हिस्से की चॉकलेट खाने लगा। नील नदी जो हाथ का सहारा लिए बैठी थी, वो नदी हो गई। नदी तो वो थी ही, वो बिछ गई उस टीले पर जो अब अंधेरे में डूबा हुआ एक एकांत था। वास्को डिगामा नील नदी पर बिछ जाना चाह रहा था। परसों पहले बिछ जाना चाहता था। उद्गम से लेकर डेल्टा तक के सफर पर जाना चाहता था। मगर वो बात तो बरसों पुरानी थी। इस बीच समय भी तो कितना बीत गया है। दोनों भले ही टाइम ट्रेवल करके इस समय में लौटे हैं, मगर बीच में जो समय बीत गया है वो अपने साथ बहुत कुछ ले गया है। नील नदी टीले पर लेटी सितारों को देख रही थी जो पूरे आसमान पर भर गए थे। बिना चांद का आसमान सितारों के कारण जगमग हो रहा था। अपने हिस्से की चॉकलेट खाने के बाद वास्को डिगामा ने सिगरेट के पैकेट में से एक और सिगरेट निकालकर सुलगा ली। इस बार उसे बिल्कुल खांसी नहीं आई। वो अधलेटा सा सिगरेट फूंकने लगा। नील नदी उस अंधेरे में फैलते धुएं को महसूस कर रही थी। धुआं जो नील नदी के आसपास सघन हो रहा था, गहरा और गहरा होता जा रहा था। नहीं, यह गलत है। इस बार नील नदी ने अपने हिस्से की सिगरेट पीते हुए धीमे से कहा। वास्को डिगामा को लगा कि यह उसी बरसों पुराने वाक्य की प्रतिध्वनि है जो कहीं से टकरा कर लौटी है। इस कहने में विरोध नहीं था। यह वाक्य भी टाइम ट्रेवल करके आया था, मगर टाइम ट्रेवल के कारण इस वाक्य में प्रतिरोध की जो तुरशी थी वो खत्म हो चुकी थी। क्योंकि यह प्रतिध्वनि है, इसलिए यह बहुत सॉफ्ट हो गई है। इसमें गूंज है, किंतु वो तीखापन नहीं है जो परसों पहले की मूल ध्वनि में था। क्या गलत है? वास्को डिगामा ने एक बार फिर वही प्रश्न पूछा। वास्को डिगामा का प्रश्न भी बहुत सॉफ्ट था। वास्को डिगामा ने उत्तर आने की प्रतीक्षा नहीं की और नील नदी में उतर गया। बहने लगा उस दिशा में जहां नील नदी का डेल्टा था, जहां जाना बरसों से स्थगित था। नहीं, यह गलत है। नील नदी के दोनों हाथ वास्को डिगामा की पीठ पर कसे हुए थे। इस बार नील नदी ने कुछ फुसफुसाते हुए कहा, गलत कुछ नहीं होता। हमारा दिमाग ही उसे गलत या सही मानता है। इस बार वास्को डिगामा ने नदी के तटबंधों को तोड़ते हुए कहा। नील नदी अब बस नदी थी, केवल नदी, यहां से वहां तक केवल नदी। नहीं, यह गलत है। इस बार नील नदी ने अपने आप से ही कहा। मगर वास्को डिगामा इतने पास था कि उसने इस कहने को भी सुन लिया। यह तब भी गलत नहीं था। वास्को डिगामा का स्वर निर्णायक ध्वनि लिए हुए था। नील नदी ने वास्को डिगामा के स्वर को महसूस किया। वास्को डिगामा के दिमाग में कई सारे नाम आ जा रहे थे। अटलांटिक सागर, केप ऑफ गुड होप,
मेडागास्कर, मोगादिशु, मालिंदी, कालीकट, वो उन नामों को याद करता जा रहा था और गुजरता जा रहा था। वो नील नदी में था, लहराती हुई नील नदी में और बढ़ रहा था, नील नदी के डेल्टा की तरफ। नहीं नहीं, ये गलत है। नील नदी में खुमार में डूबी हुई आवाज में अंतिम बार कहा। कुछ भी गलत नहीं है। वास्को डिगामा ने कुछ तेज आवाज में कहा और नील नदी के डेल्टा में उतर गया। उस निर्जन जगह को अर्धचंद्राकार घेरे शहर की लाइटें तेज हो रही थी, सितारे भी तेजी से चमक रहे थे। वास्को डिगामा टाइम ट्रेवल करके वहां पहुंच गया था जहां वो कभी होना चाहता था। और नील नदी। और अगले दिन सुबह शहर में एक सूचना कुछ अफवाहों के पंखों पर सवार होकर दौड़ती रही। सब जानने को उत्सुक थे कि आखिर हुआ क्या, जो हुआ उसके पीछे का सच क्या है, कौन, कब, कहां, क्यों, कैसे। इन प्रधान 5 प्रश्नों का उत्तर जानने को सब उत्सुक थे। चेहरों पर पहले प्रश्नवाचक चिन्ह बनते थे, जो सूचनाओं की प्राप्ति के साथ साथ पहले विस्मयादिबोधक चिन्हों में बदलते थे। और फिर अंत में एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ इस प्रकार के भाव आते जाते थे कि हम तो सब जानते थे। सूचनाएं थीं जो एक दूसरे में गड्ढमड्ढ होकर दौड़ रही थीं। एक मुंह से दूसरी कान तक जाने में इनमें कुछ अतिरिक्त का समावेश भी हो जाता था। शहर के पत्रकार भी घटना के पीछे का सच जानने की कोशिश में जुटे थे, जबकि पुलिस के अनुसार वास्तव में घटना बस ये थी कि शहर से बाहर एक लगभग सुनसान जगह पर, एक थोड़ा ऊंचे से टीले पर एक स्त्री और एक पुरुष के शव पाए गए थे। दोनों की उम्र 60-65 से ऊपर या आसपास की थी। टीले पर दोनों के शव अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार में पाए गए थे। महिला पीठ के बल लेटी हुई थी और पुरुष का सिर महिला के पेट पर था। पुरुष करवट लेकर इस प्रकार लेटा था कि उसका चेहरा महिला के पैरों की तरफ था। पुलिस का कहना था कि प्रथम दृष्टया दोनों की मौत का कारण बीती रात को पड़ी अत्यधिक ठंड ही है, लेकिन घटना स्थल पर एक चॉकलेट का रैपर, एक सिगरेट का पैकेट और लाइटर मिले हैं। यह सामान फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच की रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि कहीं यह आत्महत्या का मामला तो नहीं है। पुलिस के अनुसार पुरुष की पहचान तो हो गई है। वो शहर के ही प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार के मुखिया वासु कोहली का शव है, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पा रही है। कोहली परिवार के सदस्य भी महिला को पहचानने से इनकार कर रहे थे। वो नीलोफर ही है। शहर की एक बहुमंजिला इमारत के 5वें माले पर स्थित एक घर की बालकनी में बैठी एक 60-65 साल की महिला ने पास बैठे अपने पति से कहा, पागल हुई हो क्या? नीलोफर कैसे हो सकती है? वो तो चली गई थी विदेश, कॉलेज के बाद ही तो गई थी, उसकी शादी हो गई थी। पति ने कुछ झिझकते हुए कहा, हां, लेकिन वो कहती थी कि वास्को मतलब वासुदेव कोहली के पास लौटूंगी जरूर। महिला ने कुछ बुदबुदाते हुए कहा, जवानी की इमोशनल बातों और मैच्योर उम्र की समझदारी में बहुत फर्क होता है। वासु से तो आज तक मेरे संबंध रहे, कॉलेज छूटने के इतने साल बाद तक भी, मगर उसने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम अपने मन से कुछ भी कहानी गढ़ रही हो, मुझसे कह रही हो और किसी से मत कहना।
नहीं तो अभी शहर में हिंदू मुस्लिम। बात को बीच में छोड़ पति ने झुंझलाते हुए कहा, तुम जानते हो उसने जाते समय क्या कहा था? उसने कहा था, भले ही वास्को डिगामा नील नदी तक नहीं पहुंच पाया, भटक गया, मगर नील नदी एक दिन जरूर लौटेगी वास्को डिगामा के पास। नील नदी लौट आई अपने वास्को डिगामा के पास। उसे लौटना ही था। महिला अब बुदबुदाते हुए मानो अपने आप से ही बात कर रही थी। पुरुष डूबते हुए सूरज की तिरछी किरणों का महिला के चेहरे पर चल रहा धूप छांव नृत्य देख रहा था। अचानक जाने क्या हुआ, महिला दोनों हाथों में मुंह ढांपकर फूट फूट कर रो पड़ी। हैरत में पड़ा पुरुष उठा और महिला की पीठ सहलाने लगा। महिला के रोने का स्वर और तेज होता जा रहा था। सूरज डूबता जा रहा था। पुलिस वासुदेव कोहली के साथ मिली अज्ञात महिला के बारे में जानकारियां एकत्र करने के लिए हाथ पांव मार रही थी। महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई थी। इसलिए इस पूरे मामले में नीलोफर और वासु कोहली के अपने अपने धर्मों का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं हुआ था। शहर कहानियां बना रहा था। शहर के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में वास्को डिगामा और नील नदी एक दूसरे के पास शांत भाव से गहरी निंद्रा में सो रहे थे। ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई, ये पंकज सुबीर की लिखी हुई है। बहुत बड़े साहित्यकार हैं, लेखक हैं, और इस कहानी का नाम आप समझ गए होंगे, वास्को डिगामा और नील नदी। काफ़ी लंबी कहानी थी और मुझे सुनाने में बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी बहुत आनंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ये इश्क है कि अगली कड़ी लेकर मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।